Hello everyone, my name is Nikita and I welcome you all to the Legal Awareness series. Today we are here with another controversial topic called obscenity. Okay, तो ये टॉपिक कहाँ से आया, ये कंट्रोवर्सी कहाँ से इग्नाइट हुई? तो भाई केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था विच इज ट्रिपल एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बहुत ही रिसेंट जजमेंट है, अभी 5 जून को आया है और जैसे ही आया है एक अलग ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है ऑब्ससिनिटी को लेकर। ठीक है, तो आज हम इसी जजमेंट के लाइट में इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहली बात, ऑब्ससिनिटी होता क्या है? ऑब्ससिनिटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा सब्जेक्ट है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा कंसेप्ट है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि ऑब्ससिनिटी को कभी भी हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, मैं ऑब्ससिनिटी को कभी भी आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकती। क्यों? बिकॉज उसके साथ ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जिनको साथ में पढ़ना होता है। क्या क्या होता है? मोरालिटी हो गया, डिसेंसी हो गया, न्यूडिटी हो गया। सो यू नो whenever you talk about obscenity, आपको उसको इन सब के कॉन्टेक्स्ट के साथ ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यार ऐसी कोई चीज जो मॉरली गलत है, क्या वो लीगली गलत होगी? ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर देयर। ठीक है, अच्छा, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, देखते हैं किस टाइप की सब्जेक्टिविटी आती है। ये सारी टर्म्स ऐसे हैं जो बहुत ही सब्जेक्टिव है ना? किस टाइप की सब्जेक्टिविटी हो सकती है वो भी देख लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक आर्ट फॉर्म है, ठीक है, जहां पर एक न्यूड बॉडी को डिपिक्ट किया गया है। सो देयर इज अ डिपिक्शन ऑफ अ न्यूड बॉडी। ठीक, अब किसी के लिए किसी के लिए ये डिपिक्शन क्या हो सकता है? बहुत ही वल्गर हो सकता है, बहुत ही इनडिसेंट हो सकता है, क्योंकि न्यूड बॉडी दिखाई है तो भाई वल्गर है। ठीक है, इनडिसेंट है, सही नहीं है, नॉट नॉट एज पर द सोसाइटी, ऑल ऑफ दैट। और वहीं किसी आर्टिस्ट के लिए ये चीज एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हो सकता है, एक बहुत ही सुंदर आर्ट फॉर्म हो सकता है। ठीक है, अब क्या, एक के हिसाब से ये अच्छी चीज है, एक के हिसाब से ये बुरी चीज है। अब क्या करें? लड़ाई, कंट्रोवर्सी, डायकोटमी। ऐसी डायकोटमी के साथ डील कैसे करें? अप्रोच क्या होना चाहिए? तो वहां पर अप्रोच काम आता है हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच क्या होता है? देखो, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जितने भी पहले तो उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक ब्रॉड वे में उस एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, उससे रिलेटेड लॉज के बारे में हम बात करेंगे। देन विल ऑल्सो लुक एट द जुडिशियल अप्रोच, जुडिशरी का क्या अप्रोच है, क्योंकि हमें पता है, देखो, कोर्ट्स बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट इंडिया। जुडिशियल एक्टिविज्म से वो बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं। जब भी लॉ में कोई भी गैप होता है या फिर कोई भी लूप होल्स होते हैं, तो कोर्ट आराम से उसे कवर कर देते हैं। ठीक है, तो उनका एंगल, उस जुडिशियल अप्रोच देखना या उस जुडिशियल एंगल से देखना भी इंपॉर्टेंट है ना? उसमें कैसा डेवलपमेंट हुआ है इस कंसेप्ट पे। सो ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे इन टुडे सेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। ओके, फाइन। दैट इज व्हाई वी आर रिविजिटिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑब्सिनिटी इन इंडिया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो केस था ये वाला, ट्रिपल एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट, ठीक है, केरला हाई कोर्ट ने बोला कि भाई न्यूडिटी ऑफ फीमेल अपर बॉडी शुडंट बी रिगार्डेड एज सेक्सुअल और ऑब्सीन बाय डिफॉल्ट। उन्होंने ये चीज बोल दी कि भाई न्यूडिटी शुडंट बी रिगार्डेड एज ऑब्सीन और ऑब्सीनिटी। ठीक है, इस पे पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। तो अब कंट्रोवर्सी में था क्या? ठीक है, फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स मैट्रिक्स क्या था, कोर्ट ने क्या बोला, उससे शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो पहली बात तो फैक्ट्स क्या थे। तो ये केस स्टार्ट हुआ 2020 में। ठीक है, 2020 में एक लेडी थी केरला में, रेहाना फातिमा उनका नाम था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, और उस वीडियो में क्या था? उस वीडियो में द वीडियो वाज शोइंग हर टू माइनर चिल्ड्रन पेंटिंग ऑन हर सेमी न्यूड टोर्सो। ठीक है, उसके दो बच्चे थे, एक 14 साल का बच्चा था और एक 8 साल का। तो वो लोग उसकी बॉडी पर पेंट कर रहे थे, विच वाज अ सेमी न्यूड बॉडी। ठीक है, अब सुनने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है, देखने में भी लोगों को अजीब लगा होगा, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां के प्रेवलेंट मॉरल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये थोड़ी अलग चीज है। ठीक है, अब उस हिसाब से जब, तो जाहिर सी बात है कि भाई जब ये वीडियो आया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तो मैसिव आउटरीच हुआ होगा, लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया होगा, हुआ। ठीक है, इस वजह से पुलिस को कंप्लेंट भी फाइल करनी पड़ी, एफआईआर फाइल हुई। उनने पुलिस को ये मैटर को लेना पड़ा। ठीक है, उनने चार्जशीट प्रिपेयर करी, चार्जशीट भी प्रिपेयर हो गई। चार्जशीट जब उन्होंने प्रिपेयर करी तो उन्होंने चार्जेस किस किस लॉ में लगाए वो भी देख लो। भाई उन्होंने पॉक्सो एक्ट के अंदर किया, क्यों पॉक्सो एक्ट किस चीज के लिए होता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए। तो भाई बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे, पॉक्सो भी लगा। ओके, आईटी एक्ट भी लगा। आईटी एक्ट क्यों लगा? क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने वीडियो पोस्ट किया था, वो भी लगेगा। और जुवेनाइल जस्टिस भी लगा यहाँ पे।
ठीक है, तो 3 एक्ट के अंदर उन्होंने चार्जेस फ्रेम कर दिए। ठीक है भाई, अब विमेन को अरेस्ट कर लिया गया। मैम गई कहाँ पे गई फिर, ये ट्रायल कोर्ट के पास गई। ट्रायल कोर्ट ने बोला कि इनकी फेवर में डिसीजन नहीं दिया। ठीक है, अग्रीड बाय दिस शी मूव टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने इनके फेवर में डिसीजन दिया, ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को क्वॉश कर दिया और उन्होंने बोला दैट पेटिशनर वाज डिस्चार्ज ऑफ ऑल द चार्जेस। हाई कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने इनको इनके जो भी चार्जेस लगे थे ना पॉक्सो जेजे और आईटी एक्ट के अंदर, उनसे सबसे डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। और कोर्ट ने बोला क्या, केरला हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है, तो भाई फैक्चुअल मैटर्स तो बहुत क्लियर है। अब हम कोर्ट ने क्या बोला, उन्होंने क्या रीजंस दिए उनके जजमेंट के लिए, वो देखते हैं। पहली बात, उन्होंने बोला कि देयर इज नो प्राइमा फेसी केस। प्राइमा फेसी केस का मतलब क्या होता है, ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब ऐसे देखा जाए, सिर्फ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखा जाए तो भाई साफ साफ तो कुछ नहीं दिख रहा कि इस टाइप का कोई केस बन नहीं रहा है। ठीक है, ये वाली बात हुई। उन्होंने बोला कि अगर प्राइमा फेसी केस कुछ नहीं है, मतलब क्या, ट्रायल कोर्ट से कहीं ना कहीं गलती हुई है। कैसी गलती हुई, उन्होंने बोला कि यार ट्रायल कोर्ट ओवरलुक द कॉन्टेक्स्ट, उन्होंने कॉन्टेक्स्ट देखा ही नहीं in which the video was published and the message that it had given to the public at large। मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में वो वीडियो आया है, वो क्या मैसेज देना चाहता था पब्लिक में, ऑल ऑफ दैट वाज नॉट कंसिडर्ड बाय द ट्रायल कोर्ट। ये बोला केरला हाई कोर्ट ने, पहली चीज। ठीक है, फिर उन्होंने बोला दैट नोशंस ऑफ सोशल मोरालिटी आर इनहेरेंटली सब्जेक्टिव। तो ये तो हमने भी देखा था यार, अपने एग्जाम्पल में भी देखा था हमने कि किसी के लिए एक चीज बहुत अच्छी है और किसी के लिए वही चीज इंडिसेंट है, सब्जेक्टिव है, बिल्कुल सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। फिर उन्होंने बोला दैट मोरालिटी एंड क्रिमिनलिटी आर नॉट को एक्सटेंसिव। व्हाट इज कंसिडर्ड एज मॉरली रॉन्ग इज नॉट नेसेसरीली लीगली रॉन्ग। मतलब अगर कोई चीज मॉरली गलत है तो ये जरूरी नहीं है कि मैं बोलूं कि वो लीगली भी गलत ही है, इट इज रॉन्ग एज पर द लॉ, ऐसा बोलना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर उन्होंने बोला दैट मेयर साइट ऑफ नेकेड अपर बॉडी ऑफ द वुमेन शुड नॉट बी डीम्ड टू बी सेक्सुअल बाय डिफॉल्ट। जस्ट बिकॉज एक लेडी है, यू नो, वो सेमी न्यूड पोजीशन में है, तो उस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि वो अपने आप, यू नो, इट इज सेक्सुअल बाय डिफॉल्ट। ठीक है, न्यूड है पर सेक्सुअल है, ये नहीं बोल सकते। एंड द डिपिक्शन ऑफ द नेकेड बॉडी ऑफ अ वुमन कैन नॉट पर से बी टर्म्ड एज ऑब्सीन, इनडिसेंट और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट। मतलब हम उसको ये नहीं बोल सकते कि वो इंडिसेंट है, ऑब्सीन है या फिर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है। दैट्स वन। नाउ, और फाइनली अगर इनके पूरी ऑब्जर्वेशंस का कंक्लूजन निकाला जाए तो उन्होंने ये बोला, भाई देखो, न्यूडिटी इज नॉट ऑलवेज ऑब्सीनिटी, न्यूडिटी इज नॉट ऑलवेज ऑब्सीनिटी। ये केरला हाईकोर्ट का जजमेंट हुआ। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या हमने और कंट्रोवर्सीज भी सुनी है, ये तो अभी बहुत रिसेंट की हो गई, एकदम इसी मंथ की, इसी वीक की हो गई। अच्छा, व्हाट अबाउट दीज कंट्रोवर्सीज, आई एम प्रीटी श्योर हमने ये फोटोज देखे होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत वायरल हुए थे ये, है ना। तो ये भी कुछ इसी टाइप की कंट्रोवर्सीज थी। हुआ क्या, पहले वाले की बात करें तो वहां पर एक मॉडल है केरला में, जीलो जोसेफ, जीलो जोसेफ, इन्होंने एक मैगजीन के कवर पेज के लिए फोटोशूट किया था। ठीक है, उसमें यू नो शी वाज शोन एज ब्रेस्ट फीडिंग किड। ठीक है, तो वहां पर फिर ये कंट्रोवर्सी आई, भाई ये बहुत ही ऑब्सीन है। तो केरला हाईकोर्ट के पास जब ये गया, केस पहुंचा, कंप्लेंट वहां हुई, केस जब इनके पास पहुंचा तो उन्होंने, केरला हाईकोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। और केरला हाईकोर्ट ने क्या बोला, केरला हाईकोर्ट ने यहाँ पे बोला, एज द ब्यूटी लाइज इन द beholder's eye so does obscenity। उन्होंने बोला कि यार खूबसूरती किसके किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, ब्यूटी इज ऑल्सो अ कंसेप्ट, ब्यूटी इज ऑल्सो कंसेप्ट विच इज अ सब्जेक्टिव वन। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि सुंदरता देखने वालों की देखने वाले की नजरों में होती है, तो वही वाली चीज केरला हाईकोर्ट ने यहाँ पे बोल दी कि भाई जैसे आप ब्यूटी को देखते हो ना, वैसे ही ऑब्सनिटी भी, अगर आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, तो देखने वाली की गलती ना कि जो कर रहा है उसकी। तो वो वाली चीज केरला हाईकोर्ट ने बोली और उन्होंने ये वाली कंप्लेंट भी खारिज कर दी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आती है एफआईआर रजिस्टर हुई किसके अगेंस्ट, रणवीर सिंह के अगेंस्ट। ठीक है, इन्होंने भी ऐसा फोटोशूट कराया एक मैगजीन के लिए, एफआईआर रजिस्टर हुई और वही ऑब्सनिटी के लिए इनको भी बुक किया गया। ठीक है, ये एपरेंटली न्यूड फोटोशूट था इनका और न्यूयॉर्क बेस्ड पेपर मैगजीन के लिए था। ठीक है, एक ये कंट्रोवर्सी थी। एक आप लोग को याद हो, पीके के लिए आमिर खान को भी बोला गया था कि भैया ऑब्सनिटी स्प्रेड कर रहे हैं, वो भी चीज थी। एक कंट्रोवर्सी इनसे रिलेटेड थी, मिलिंद सोमन, गोवा पुलिस ने ऐसा करी थी, इन्होंने इनके बर्थडे पे ऐसा वाला कोई फोटोशूट किया था बीच पे, गोवा बीच पे ऐसे रन करते हुए, और वो फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने वायरल कर दिया था। ठीक है भाई, उस केस में भी इनको गोवा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था फिर। ठीक है, तो दीज आर द कंट्रोवर्सीज। ये है प्लस जो अभी की है वेरी लेटेस्ट, इन सबके, इन सबको अगर हम रखें
और कहीं ना कहीं पर थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हमें पता होना चाहिए ना कि हम भी सिर्फ न्यूज़पेपर्स में जो है उनके हिसाब से अपना ओपिनियन बनाए या फिर कुछ लीगल बेसिस के हिसाब से अपना ओपिनियन रखे, है ना, जिसे हम थोड़ा इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ लॉज जानना जरूरी है, उसका कंसेप्ट क्या है वो जानना जरूरी है, और वही तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये हमारा आज का एजेंडा होने वाला है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ऑब्ससीनिटी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम न्यूडिटी, व्हाट आर द टेस्ट टू डिटरमिन ऑब्ससीनिटी, ठीक है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, कौन कौन से लॉज हैं इंडिया में जो ऑब्ससीनिटी के कंसेप्ट को गवर्न करते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द जुडिशियल लैंडस्केप, ठीक है। चलो देन लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइन, पहली चीज, ऑब्ससीनिटी होता क्या है, व्हाट इज ऑब्ससीनिटी। देखो, हम नैरो डाउन करते चलेंगे, ठीक है, पहले उसका जनरल मीनिंग देखते हैं और उसके बाद फिर लॉ के हिसाब से उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बोलती है भाई, ऑब्सीन को उन्होंने डिफाइन करके रखा है एज ऑफेंसिव और डिसगस्टिंग बाय एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी एंड डिसेंसी, ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन करती है कि ऑब्सीन क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जो कि डिसगस्टिंग हो, जो कि बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो, किसके हिसाब से, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी एंड डिसेंसी, ठीक है। Obscene act or statement is one which strongly offends the prevalent morals of the time। फिर वही बात, फिर मोरालिटी का कंसेप्ट हम बीच में लेके आ गए कि भाई अगर ये मॉरल्स के अगेंस्ट है, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्सीन है। वो कुछ भी हो सकता है, बुक हो सकती है, मूवी हो सकती है, फोटो हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। देन अगर लॉ के हिसाब से देखें, ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी अगर देखें तो वो बोलता है भाई ऑब्सीन क्या होता है, ऑब्सीन मींस एक्सट्रीमली ऑफेंसिव अंडर कंटेम्पररी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी। कंटेम्पररी क्या होता है, पास्ट नहीं, फ्यूचर नहीं, अभी का कंटेम्पररी, ठीक है। कंटेम्पररी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, कम्युनिटी कौन होगी भाई, सोसाइटी, ठीक है। आज के जो भी मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, आज के जो भी प्रेवलेंट मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं सोसाइटी के, उस हिसाब से हम जज करेंगे कि ये ऑब्सीन है या नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई एक्सट्रीमली ऑफेंसिव चीज है जो इनके अगेंस्ट जा रही है, तो हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्सीन है। वो अगर मोरालिटी और डिसेंसी के अगेंस्ट है, ग्रॉसली रिपग्नेंट टू जनरली एक्सेप्टेड नोशंस है, तो हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्सीन है, ठीक है। तो कहीं कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि यार अगर वो मॉरल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है, मतलब वो ऑब्सीन है, ठीक। ये हो गया जनरल मीनिंग ऑब्सीनिटी का। अब ऑब्सीनिटी तो हमें समझ में आ गया कि हम सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखेंगे। न्यूडिटी क्या होता है, ऑब्सीनिटी तो ठीक है, एनीथिंग व्हिच इज इमोरल, इनडिसेंट, अगेंस्ट द पब्लिक मोरालिटी, क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। न्यूडिटी क्या होता है, इट इज द स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग नेकेड, ठीक है, बेयरनेस, बेयरनेस, ठीक है। अच्छा, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर। ऑब्सीनिटी भी देखो, ऑब्सीनिटी भी इनडिसेंसी को हम बोल रहे हैं, और न्यूडिटी इज विदाउट क्लोथ्स, या यू नो द एक्ट ऑफ बीइंग नेकेड, द एक्ट और फैक्ट ऑफ बीइंग नेकेड। तो उस केस में ज्यादा डिफरेंस क्या हुआ, हम तो नॉर्मली बोल ही देते हैं ना कि यार न्यूड है, नेकेड है, मतलब ऑब्सीन है, इनडिसेंट है, सोसाइटी के हिसाब से ठीक नहीं है ये। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। जब हम न्यूडिटी की बात करते हैं, दैट इज विदाउट क्लोथ्स, ठीक है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक अ किड, ठीक है। एक मम्मी है, उनके हाथ में एक बच्चा है, ठीक है, वो उसको रेडी रेडी कर रही है, बच्चे ने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, वो नेकेड है, न्यूड है। बट जरूरी है क्या कि वो ऑब्सीन भी हो, जरूरी है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अगर उसी बच्चे के साथ कुछ भी ऐसे कुछ सेक्सुअली ऑफेंसिव एक्ट्स किए जा रहे हो जो कि लॉ प्रोहिबिट करता है, या उस इंटेंशन से किए जा रहे हो, या वो उस टाइप के एक्ट्स किए जा रहे हो, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, अब वो ऑब्सीन, अब वो ऑब्सीन भी है, ठीक है। पहले वो सिर्फ न्यूड था, अब वो ऑब्सीन भी है, इनडिसेंट हो गया, सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑब्सीनिटी एंड न्यूडिटी। अब इन दोनों कंसेप्ट को डिफरेंशिएट करते हुए कोर्ट्स ने बोला है, केरला वाला केस हमने अभी देखा, उन्होंने बोला न्यूडिटी ऑफ फीमेल अपर बॉडी शुडंट बी रिगार्डेड एज सेक्सुअल और ऑब्सीन बाय डिफॉल्ट, ये चीज हमने देखी, ओके। देख फिर एक केस आया था अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि अच्छा हुआ क्या था इस केस में, अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था कि एक बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर है बोरिस बेकर, उनने अपने फैंसी के साथ एक फोटोशूट करवाया था जिसमें वो लोग हाफ न्यूड थे, ठीक है। और उस केस में फिर वही चीज, जब वो फोटोज आए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर जब वो फोटोज आए न्यूज़पेपर्स में, लोगों ने वही बोला कि यार ये ऑब्सीन है, कोर्ट में कंप्लेंट गई, और कोर्ट ने फाइनली बोला दैट न्यूडिटी इज नॉट पर से ऑब्सीन, ठीक है, न्यूडिटी इज नॉट पर से ऑब्सीन,
unless it has a tendency to arouse feelings or revealing an overt sexual desire. ठीक है, तो न्यूडिटी प्लस ये टेंडेंसी टू अराउज फीलिंग और रिवीलिंग और ओवर्ट सेक्सुअल डिजायर, तब हम बोलेंगे कि वो ऑब्ससीनिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी. ठीक है, ये था कोर्ट का स्टैंस. क्लियर है? फाइन. नाउ लेट्स लुक एट द टेस्ट टू डिटरमाइन ऑब्ससीनिटी. तो यार अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ तो बहुत बाद में बना, बट कॉमन लॉ का कंसेप्ट हम फॉलो करते आ रहे थे, है ना, और उनके हिसाब से नो प्रेसिडेंट्स फॉलो होते हैं. तो ऑब्ससीनिटी पे जजेस ने पहले से ही चीजें काफी क्लियर करना शुरू कर दी थी. ठीक है, जैसे जैसे केस आ रहे थे, तो टाइम अगर देखोगे तो 1868 की बात है ये, जब पहली बार ऑब्ससीनिटी की डेफिनेशन आई इन द केस ऑफ रेजिना वर्सेस हिकलिन. तो यहाँ पे उसको हम बोलते हैं हिकलिन टेस्ट. ठीक है, इसके हिसाब से क्या है, obscenity is a tendency, it is a tendency to deprave or and corrupt those whose minds are open to such immoral influences. मतलब obscenity, अगर हम किसी एक्ट को या किसी बुक को या किसी भी चीज को अगर हम obscene बोल रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, उसकी टेंडेंसी ऐसी होनी चाहिए कि वो आराम से किसी को भी डिप्रेव कर सके, करप्ट कर सके. किन लोगों को, जो कि जो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इमोरली भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. ठीक है, वल्नरेबल सेक्शंस हम बोल सकते हैं. into whose hands a publication of this sort may fall. ठीक है, जिसके हाथ में पब्लिकेशन, अगर बुक की बात हो रही है तो ये पब्लिकेशन जा सकती है. एंड was understood that this test would apply only to isolated passages of a work. ठीक है, यहाँ से तीन चीज निकल के आ रही है. पहली चीज तो कि भाई वर्क ऐसा होना चाहिए जिसकी टेंडेंसी कैसी हो, जिसकी टेंडेंसी हो या तो डिप्रेव करने की या फिर करप्ट करने की. किसको करेगा ये? वन. सेकंड क्या है, किसको करेगा ये? वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को. वल्नरेबल सेक्शंस में कौन आ जाएगा? वल्नरेबल सेक्शंस में आ सकते हैं अपने किड्स, बच्चे आ सकते हैं जो इजीली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, या वीक माइंडेड एडल्ट्स आ सकते हैं. ठीक है, और तीसरी चीज आती है कि भाई हम विल नॉट टेक द एंटायर कॉन्टेक्स्ट, विल नॉट टेक द होल कंसेप्ट, हम लेंगे सिर्फ आइसोलेटेड पैसेजेस, उस पर भी एप्लीकेबल होगा. तो ये है आइसोलेटेड पैसेजेस पे. मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर एक नॉवल है और मुझे बताना है कि वो ऑब्सीन है या नहीं है, ठीक है, तो मैं देखूंगी कि यार क्या उसका एक पार्ट भी, एक चैप्टर भी उस नॉवल का इस लायक है कि वो जो वल्नरेबल सेक्शंस है, अगर वो बुक किसी बच्चे के हाथ में जाती है, अगर वो बुक किसी बच्चे के हाथ में जाती है, तो क्या वो बच्चा उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा? क्या उसका उस बुक की ऐसी टेंडेंसी है? भले एक चैप्टर की, पूरी बुक तो मैं देख नहीं रही हूँ, भले एक चैप्टर की ऐसी टेंडेंसी है क्या? तो वो चीज मैं देखूंगी. तो यही इन तीन चीजों को जब देखा जाता है तो हम बोलते हैं ये हिकलिन टेस्ट है. ठीक है, थोड़ा नैरो लग रहा है क्योंकि हम पूरी बुक को नहीं देख रहे, हम सिर्फ उसके चैप्टर्स को या उसके एक पार्ट को या उसके एक पेज की बात कर रहे हैं. ठीक है, बट देन दिस वाज द केस जिसमें हिकलिन टेस्ट आया था 1868 में. फिर टाइम बदला थोड़ा और फाइनली फिर एक 1934 में एक टेस्ट आया, लाइकली ऑडियंस टेस्ट. इस टेस्ट के हिसाब से क्या था? तो बेसिकली यहाँ पर जेम्स जॉयसी की एक नॉवल थी उलूसीज. ठीक है, और काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई ये वाली जो नॉवल है ये ऑब्सीन है, इसके कुछ कुछ कंटेंट्स पूरा नहीं पर कुछ कुछ पार्ट ऑब्सीन है, इनडिसेंट है. तो कोर्ट ने बोला कि यार देखो, हम एक आइसोलेटेड पैसेज को नहीं देखेंगे. उन्होंने हिटलर वाली चीज को नहीं माना, उन्होंने बोला हम पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, एज अ होल हम देखेंगे, और फिर देखेंगे क्या इसका ऐसा कुछ लिबिडनस इफेक्ट है, लस्टफुल इफेक्ट है, लैशियस इफेक्ट है. होगा तो वो ऑब्सीन है, अदरवाइज नहीं है. ठीक है, तो उन्होंने एक टेस्ट दिया, whether a publication taken as a whole has a libidinous effect. Libidinous is lustful. ठीक है, ये आ गया दूसरा टेस्ट. थर्ड इज मिलर टेस्ट, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, और इसको आज भी हम फॉलो करते हैं. ठीक है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बहुत बार फॉलो किया है. मिलर टेस्ट का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोला जाता है इसको, कि नाम से ही लग रहा होगा, मतलब अगर हम वर्ड्स देखें तो वहीं से समझ में आ रहा होगा कि कंटेम्प्रेरी, वही वाली चीज आज के हिसाब से वो इमोरल है या ऑब्सीन है या नहीं. ठीक है, दैट वे. तो इसमें क्या हुआ भाई, मिलर वर्सेस कैलिफोर्निया में इस केस में ये आया था. तो इस केस में क्या हुआ, मिलर एक अंकल थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रेस्टोरेंट ओनर को कुछ फोटोग्राफ्स दिए. ठीक है, अब वो फोटोग्राफ्स थोड़े इनडिसेंट से थे, जिसमें एक कपल था वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में एंगेज थे. ठीक है, तो उन्होंने जब ये फोटोज दिए, उनको मेल किया, तो जैसे ही रेस्टोरेंट ओनर ने ये देखा, उन्होंने ये मेल पढ़ा, वैसे ही उन्होंने इसके अगेंस्ट, मिलर के अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया. ठीक है, ऑब्ससीनिटी का. कैलिफोर्निया में ऑब्ससीनिटी एक ऑफेंस था, उन्होंने केस फाइल कर दिया. ठीक है,
तो जब कोर्ट इसको कंसिडर कर रहा था इस केस को, तब उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए, ठीक है, जिसको हम 3 pronged टेस्ट बोलते हैं, और यूएस सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और इसी को हम बोलते हैं मिलर टेस्ट या फिर कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके हिसाब से क्या है, लेट्स सी। पहली चीज, अगर हमें देखना है कि कोई वर्क ऑब्सीन है या नहीं है, तो हम क्या देखेंगे? फर्स्ट थिंग, हम देखेंगे कि यार एवरेज पर्सन के हिसाब से, अगर एवरेज पर्सन कम्युनिटी कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से देखे उस वर्क को एज अ होल, तो क्या वो ऑब्सीन लगेगा या नहीं लगेगा? तो पहली चीज तो एवरेज इंसान को क्या लगता है, एवरेज पर्सन टेस्ट और द रीजनेबल पर्सन टेस्ट, दैट्स वन। दूसरी चीज क्या देखना है, whether the work depicts or describes in any patently offensive way sexual conduct specifically defined by state law, ठीक है, क्या ऐसा कोई कंडक्ट दिखा रहा है वो सेक्सुअल कंडक्ट जो कि पेटेंटली ऑफेंसिव हो और लॉ ने भी मना करके रखा हो, दैट इज सेकंड। और थर्ड है whether the work taken as a whole lacks serious literary, artistic, political और scientific value, ठीक है। तो इन 3 चीजों को हमें कंसिडर करना पड़ेगा जब भी हम मिलर टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। एवरेज मैन, then is it patently offensive or is it against the law, and the third thing is क्या उसमें कोई भी सीरियस लिटरेरी या आर्टिस्टिक वैल्यू है या इट इज जस्ट पर से ऑब्सीन, ठीक है, दैट वे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉज, द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो गवर्न करता है ऑब्ससीनिटी से रिलेटेड प्रोविजंस को, ठीक है। ठीक है, पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज 2, देखो 19 में तो साफ साफ देख रखा है भाई, यू हैव द फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपने आप को आराम से एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल होंगे, 19 क्लॉज 2 में देखे रखे हैं। और ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑब्ससीनिटी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे हो सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मोरालिटी एंड डिसेंसी, मतलब आप ऐसी कोई भी अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को यूज करते हुए आप ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे जिससे जो मोरालिटी के अगेंस्ट हो या जो डिसेंसी के अगेंस्ट हो, ठीक है। सो दैट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। देन यू हैव प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिसको हम पॉक्सो भी बोलते हैं। इसमें 2 सेक्शंस है। देखो पहली बात तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिससे बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा था। जैसे या कुछ ऑफेंसेस डिफाइन करे गए थे, जैसे पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड सेक्सुअल असॉल्ट, ये कुछ ऑफेंसेस इसके अंदर दिए हुए थे, ठीक है। फिर सेक्शन 13 बात करता है पॉक्सो का, सेक्शन 13 बात करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिफाइन करा हुआ है सेक्शन 13 में, और 14 में उसी का पनिशमेंट देके रखा है, विच इज 5 साल एंड फाइन, 5 years एंड फाइन, ठीक है। So this is about Consti and POXO. Now let's talk about the third one, and that is the Young Persons Harmful Publication Act, ठीक है। ये एक्ट क्या करता है? ये बेसिकली प्रोहिबिट करता है ऐसी पब्लिकेशंस को, सो इट प्रोहिबिट्स पब्लिकेशंस व्हिच कुड करप्ट अ चाइल्ड और यंग पर्सन, जो एक बच्चे को और यंग पर्सन को करप्ट कर सकती है, वही वाली चीज, वल्नरेबल टेस्ट वाली चीज, और इंसाइट हिम टू कमिट क्राइम्स ऑफ वायलेंस और क्रूअल्टी। तो एक ये एक्ट भी है। फिर अपना नेक्स्ट इज इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ठीक है। तो यार नाम से ही लग रहा होगा, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिटेड है, मतलब वुमेन को आप इनडिसेंटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो किसी भी फॉर्म में, ठीक है। और अगर आपने ऐसा किया तो वो ऑफेंस की तरह लिया जाएगा, इट इज एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एंड इज पनिशेबल, ठीक है। नाउ सेक्शन 2C इसका क्या बात करता है? सेक्शन 2C इस एक्ट का बोलता है कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता क्या है आखिर, तो वो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करता है। अब वो क्या है? It is a depiction in any manner of the figure of women, ठीक है, of the figure of a woman, her form or body or any part thereof in such a way, ठीक है। तो किसी भी चीज को ऐसे डिपिक्ट करना, you can take the figure of a woman, her form, her body और any part, किसी भी चीज को लिया जा सकता है, और उसको कैसे डिपिक्ट करना है? Such a way as to have the effect of being indecent, ताकि उसका इफेक्ट आए वो indecent दिखे, derogatory दिखे, या फिर denigrating women, or is likely to deprave, corrupt और injure the public morality और morals। तो ये वाली ये डेफिनेशन देके रखिए indecent representation of women की, ठीक है। फिर आता है अपना आईपीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 292 में बात करी गई है ऑब्ससीनिटी की, इट डिफाइंस ऑब्ससीन। तो भाई पहली चीज तो ये कि क्या क्या चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। बुक आ सकती है, पैम्पलेट आ सकता है, पेपर आ सकता है, राइटिंग हो सकता है, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन, फिगर और एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो यार ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है, एनी अदर ऑब्जेक्ट, इससे एम्बिट बढ़ जाता है। अब इन सबको हम ऑब्सीन कब मानेंगे? दे विल बी डीम्ड टू बी ऑब्सीन इफ पहली चीज अगर वो लैशिवियस हो, या फिर इट अपील्स टू द प्रूरिएंट इंटरेस्ट, मतलब भाई
लिबिडिनस इफेक्ट हो उसका, लस्टफुल हो, ठीक है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। और द इफेक्ट ऑफ एनी वन ऑफ इट्स आइटम इफ टेकन एज अ होल। अब ये भी देखो कि यहाँ पर यू हैव टू टेक इट एज अ होल, हम आइसोलेटेड चीजें नहीं देखेंगे। ये सारी चीजों को हम ऑब्सीन कब बोलेंगे, अगर उसका इफेक्ट ऐसा होगा कि इट अपील्स टू द प्रूरिएंट इंटरेस्ट, या फिर लिबिडिनस है, या फिर लस्टफुल है, और उस वर्क को हम देखेंगे एज अ होल, ठीक है। और उसकी टेंडेंसी कैसी होनी चाहिए इस वर्क की, कि वो डिप्रेविंग हो, या फिर या फिर लोगों को करप्ट कर सकती हो, ठीक है। who are likely having regard to all relevant circumstances to read, see or hear the matter contained or embodied in the work, ठीक है। मतलब ऐसे लोग जो उस वर्क को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उन लोगों को या तो ये वर्क करप्ट कर दे, डिप्रेव कर दे, या फिर उनके अंदर ऐसी सेक्सुअल फीलिंग्स ला दे, या फिर प्रूरेंट इंटरेस्ट डेवलप कर दे, तो उस वर्क को हम जब एज अ होल देखेंगे और उसके साथ ये सारी चीजें हो रही होंगी, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्सीन है, ठीक है। दिस इज एज पर सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी, ठीक है। दिस इज फ्रॉम आईपीसी। नाउ नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, 2000 में आया है। इसमें भी डील किया गया है। देखो 2008 से पहले, 2008 में एक अमेंडमेंट आया, 2008 से पहले क्या था, सेक्शन 67 ही था सिर्फ जो बात करता था ऑब्ससीनिटी के बारे में, ठीक है। वो मना करता था कि भाई ऐसी ऑब्ससीन मटेरियल को पब्लिश मत करो। सो इट प्रोहिबिटेड पब्लिकेशन ऑफ ऑब्ससीन इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड ऑब्ससीनिटी, ठीक है। ये पब्लिकेशन अलाउड नहीं था। फिर अमेंडमेंट हो गया, सेक्शन 67A हो गया और 67B हो गया। 67A बोलता है कि इट प्रोहिबिट्स सेक्सुअल पब्लिकेशन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल, और बी बात करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में, ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी प्रोहिबिटेड है, और ट्रांसमिशन या फिर पब्लिकेशन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल इज आल्सो प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 67A, ठीक है। दिस इज फ्रॉम आईटी एक्ट। फिर बात आती है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स की। तो भाई सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर है इस चीज को लेके कि हमारे ऐसा कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं है जो सिर्फ ऑब्ससीनिटी के बारे में बात करता हो, ठीक है। इसीलिए इसीलिए उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जो हमने भी टेस्ट पढ़े ना, हिकलिंग टेस्ट, लाइकली ऑडियंस टेस्ट, मिलर टेस्ट, बहुत सारे केसेस में उन्होंने उनको भी यूज किया, जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है उन्हें भी यूज किया गया, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या केसेस हैं। पहला केस है यहाँ पे रंजीत डी उदेशी केस, 1965 का केस है। इसमें क्या हुआ था, इसमें कोर्ट ने पहली बार तो हिकलिन टेस्ट लगाया था। अच्छा हुआ क्या था इस केस में, तो देयर वाज अ नॉवेल कॉल्ड द लेडी चैटरलीज लवर, ठीक है, लेडी चैटरलीज लवर। तो वो नॉवेल थोड़ी काफी कंट्रोवर्शियल थी उस टाइम, उसे ऑब्सीन माना गया था, ठीक है, उसे ऑब्सीन माना गया था। अब तो भाई ऑब्सीन है तो उसकी सेल तो होनी नहीं चाहिए, तो उसकी सेल बैन कर दी गई थी। बट ये जो थे ना, ये एक बुक सेलर थे, रंजीत डी उदेशी, इनका एक बुक स्टॉल था, और वहां पे इस बुक की, लेडी चैटरलीज लवर की, कुछ कॉपीज मिल गई थी। इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो जब इनको कोर्ट में ले गए तो ऑब्वियसली बात है, इनको बोल दिया गया था कि भाई 292 के अंदर, जो अपने अभी आईपीसी में देखा, सेक्शन 292 के अंदर इनको अरेस्ट कर लिया गया था और इनको बुक कर दिया गया था ऑब्ससीनिटी के लिए। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इन्होंने चलो वहां से तो इनको बोल दिया कि आप लाइबल हो इसके लिए, ऑब्ससीनिटी के लिए। फिर जब उन्होंने अपील करी तो अपील में उन्होंने बोला कि ये जो सेक्शन है ना 292, इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है। मतलब ये वायलेटिव है एक फंडामेंटल राइट के, तो ये गलत है, ठीक है। ये सेक्शन ही गलत है 292, इन्होंने ऐसा बोल दिया। तो कोर्ट ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 19(1)(a) में जो फ्रीडम दिया है वो एब्सोल्यूट तो नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो है ही। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये वाला सेक्शन जो है ये ठीक है, ठीक है, ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की तरह ही काम कर रहा है उस पर, ठीक है। फिर कोर्ट ने यहाँ पे हिकलिन टेस्ट अप्लाई किया और उन्होंने बोला कि ऑब्सीन को हम कैसे बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी चीज जो कि ऑफेंसिव टू मॉडेस्टी हो, डिसेंसी हो, ल्यूड हो, फिल्दी हो, रिपल्सिव हो। वही हिकलिन टेस्ट उन्होंने यहाँ पे लगा दिया और बोला कि वो बुक ऑब्सीन थी, आपकी गलती है, ठीक है। ये था पहला केस। फिर आता है चंद्रकांत कल्याण दास काकोदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्होंने यहाँ पे अब थोड़ा सा हिकलिन टेस्ट से थोड़ा हट के लाइकली ऑडियंस लगाया था। उन्होंने क्या था, लाइकली ऑडियंस में क्या देखा था कि एज अ होल आप वर्क को देखो, इट शुड बी लस्टफुल, इट शुड बी लिबिडिनस, इट शुड हैव लिबिडिनस इफेक्ट, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि यार देखो सोसाइटी बदल रही है, इसका जो कंसेप्ट है ऑब्सीनिटी का, वो एक बहुत डायनेमिक कंसेप्ट है। जो आज से 5 साल पहले ऑब्सीन माना जाता था, आज वो ऑब्सीन नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बुक्स, नॉवेल्स या ऐसी कोई मूवीज की बात करते हैं जिनमें कुछ रोमांटिक सीन्स है या फिर इस टाइप के जो सीन्स है, आज से पहले
उनको बहुत ज्यादा ऑब्सीन माना था, बट आज बच्चों के पास भी उनका एक्सेस है, वो ऐसी मूवीज भी देख रहे हैं, सब कुछ है, तो ये नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। तो उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए और एज अ होल उसका इम्पैक्ट क्या है वो देखा जाए। तो उन्होंने कहा कि हिकलिन से बेटर टेस्ट होगा लाइकली ऑडियंस टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज अजय गोस्वामी वर्सेस ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट ने बोला कि फॉर जजिंग अ वर्क शुड बी दैट एन ऑर्डिनरी मैन, फिर वही वाली बात, एवरेज मैन वाली बात जो अपन ने मिलर टेस्ट में देखी थी, वो उन्होंने यहाँ पे भी लगा दी, ऑफ कॉमन सेंस एंड प्रूडेंस एंड नॉट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी और हाइपर सेंसिटिव मैन। मतलब हम हाइपर सेंसिटिव मैन की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हम एक एवरेज मैन के हिसाब से चलेंगे, अगर उसके हिसाब से ये ऑप्शन है मतलब ऑप्शन है, अदरवाइज नहीं है, सिंपल। फिर आया केस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्यों? क्योंकि आईटी एक्ट में पहला केस था इस सेक्शन 67 वाला, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि एक आंटी थी, ठीक है, एक लेडी थी, उनको एक प्रपोजल आया था, ठीक है, उन्हीं का कोई फैमिली मेंबर था, उन्होंने उनको प्रपोज किया था, ठीक है। तो उन्होंने मना कर दिया, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, तो उन्होंने मना कर दिया। अब उन अंकल को बदला लेना था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इनका नंबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया, शेयर कर दिया, और ये खुद भी इनको काफी ऐसे अनोइंग मैसेजेस और इनडिसेंट से फोटोग्राफ्स वगैरह भेजते रहते थे। शुरू में इनको पता नहीं पड़ा, और इन्होंने ना फेक फेक आईडी आईडी बना रखी थी, उससे सेंड करते थे। शुरू में तो आंटी को पता नहीं पड़ा, फिर बाद में क्या हुआ कि जब उनको ये पता पड़ा कि यही है, उन्होंने एफआईआर वगैरह रजिस्टर कराई, और फिर उसके बाद पता पड़ा कि यही वो अंकल है, इन्होंने ही वो नंबर दिया था जिसकी वजह से उनके पास अनोइंग कॉल्स आते थे। तो फिर इनको फॉर द फर्स्ट टाइम सेक्शन 67 यूज हुआ आईटी एक्ट का, और अक्यूज वाज फाउंड गिल्टी अंडर सेक्शन 469, रेड विद सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी एंड 67 ऑफ आईटी एक्ट, जो बोलता है कि भाई जो ऑब्ससिनिटी को प्रोहिबिट करता है, ऐसी कोई भी चीज आप पब्लिश नहीं कर सकते हो जो कि ऑब्ससीन हो, इनडिसेंट हो, ठीक है। सो दिस केस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा हो। यार देखो, सिंपल सी बात है, कंट्रोवर्सी तो है और रीसेंट है, तो हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, दैट्स वन। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम इजीली इधर उधर की न्यूज सुन के, न्यूज़पेपर की या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ भी सुन के अपने ओपिनियन फॉर्म करें, उससे बेटर है कि थोड़ा लीगल बेसिस पे अपने ओपिनियन फॉर्म करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा अपने इन्फॉर्म्ड ओपिनियन फॉर्म करने में, है ना। और ऑफ कोर्स वी नॉट गोइंग टू द मेरिट्स ऑफ द केस, जज ने सही किया या लेडी ने सही किया, सोसाइटी के हिसाब से ठीक है नहीं है, ऑल ऑफ दैट वी नॉट गोइंग टू दैट। बट आप अपने ओपिनियंस डेफिनेटली इसकी बेसिस पे बना सकते हैं, अब तो आपको नॉलेज भी है। आई होप थोड़ी सी ऑब्सक्योरिटी इस कंसेप्ट के आसपास की, थोड़ी वेगनेस कम हुई होगी अब। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय एंड, दैट्स इट फॉर नाउ। I'll meet you in the next session with some another controversy or another controversial topic. Till then, take a very good care of yourself. Thank you.